हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आप सभी के लिए एक बार फिर एग्रीकल्चर की क्लास लेकर आया हूँ। डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको एग्रीकल्चर के 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। पहला वीडियो मैंने डाला था एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में, और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर के फर्स्ट लेसन, और जिसमें हमने पढ़ा है एग्रोनॉमी क्या है, यानी शस्य विज्ञान क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, क्या क्या इसकी आवश्यकता है, उन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। डियर स्टूडेंट, आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है मृदा उर्वरता। ठीक है, अर्थात मैं इसे इंग्लिश में बोल सकता हूँ सॉइल फर्टिलिटी। क्या बोल सकता हूँ? सॉइल फर्टिलिटी। डियर स्टूडेंट, मृदा उर्वरता को पढ़ने से पहले देखो, कोई भी टॉपिक यदि हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस शब्द का अर्थ हमको पता होना चाहिए, ताकि इस परिभाषा को हम आसानी से समझ सके। ठीक है, तो मृदा उर्वरता को समझने से पहले हमको सबसे पहले ये पता करना है कि मृदा होती क्या है। ठीक है, यानी डियर स्टूडेंट, यदि हमको मृदा के बारे में पूछे, आपको 11th क्लास में मैंने बताया है, जिनको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया है, कि मृदा क्या होती है। चट्टानों के अपक्षय से किसका निर्माण होता है डियर स्टूडेंट? मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के अपक्षय से। यानी जब चट्टानें टूटती है तो उनसे किसका निर्माण होता है? मृदा का निर्माण होता है। ये जो मृदा होती है, इस मृदा में क्या क्या उपस्थित होते हैं? इस मृदा में खनिज पदार्थ, पहली बात खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसमें कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। किसमें? मृदा में क्या उपस्थित होते हैं? कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। बात करें अपन इसमें तीसरी, तो इसमें उपस्थित होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या उपस्थित होते हैं? सूक्ष्म जीव। क्या उपस्थित होते हैं डियर स्टूडेंट? सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ये सब चीजें किसमें उपस्थित होती है? मृदा में उपस्थित होती है। मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के टूटने से। ये चट्टानों का जब अपक्षय होता है। ठीक है, और मृदा में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। जनरली यदि हम देखें तो जो मृदा शब्द है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से मिलकर बना होता है। लैटिन भाषा का शब्द होता है सोलम। इस सोलम का अर्थ होता है फर्श। क्या होता है डियर स्टूडेंट? फर्श। यानी इस मृदा को अर्थ को अपन ले सकते हैं किसके रूप में? फर्श के रूप में। जो आधार जो होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? मृदा बोलेंगे। बात करें मृदा का कार्य क्या है या वर्क क्या है, इसके बारे में यदि अपन पढ़ें, इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है। ठीक है, तो मृदा जो होती है वो आधार प्रदान करती है। किसको? पेड़ पौधों को। यानी आधार प्रदान करने का कार्य करती है। आधार प्रदान करती है किसको? पेड़ पौधों को। किसको? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को। आधार से मतलब क्या होता है कि ये जो मृदा होती है वो पेड़ पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। भाई पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं तो वृद्धि के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की। और ये पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? उनको मृदा से। किससे प्राप्त होते हैं? मृदा से। यानी मृदा क्या करती है? आधार। जनरली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसके परिवार की जो फाइनेंस स्थिति है वो बहुत अच्छी है, यानी जिसका परिवार अच्छे पैसे हैं उसके परिवार में, तो वो क्या कर रहा है? अच्छी अच्छी कोचिंग कर रहा है। अच्छी अच्छी कोचिंग कर रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसका जो बेसिक है, यानी जो उसकी पढ़ाई है वो अच्छी से अच्छी, क्योंकि उसका आधार अच्छा है, बेस अच्छा है, एक के पास साधन ही नहीं है पढ़ने की, एक को अच्छी कोचिंग मिल रही है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है। यानी मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं उनको कौन उपलब्ध कराती है? मृदा उपलब्ध कराती है। और ये इसका किसका कार्य हो गया? मृदा कार्य हो गया। तो इससे ही हमारी मृदा उर्वरता की क्या निकलती है? परिभाषा। क्या? जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या सिंपल हो जाएगा। मृदा उर्वरता किसे बोलेंगे? कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए। किसके लिए? पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति में क्या होगा? अनुकूल स्थिति में पोषक तत्वों को प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, आपको यहीं से इसको कॉपी में लिखना है। परिभाषा किसकी? परिभाषा मृदा उर्वरता की परिभाषा क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों
की वृद्धि के लिए अनुकूल स्थिति में आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा मैंने किससे निकाली? इस मृदा से निकाली है, क्योंकि मृदा का कार्य क्या होता है? पेड़ पौधों की वृद्धि करना, यानी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो इन पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व उपलब्ध कराने की जो क्षमता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? मृदा उर्वरता। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा नोट करनी है जैसे आप इस लेसन को स्टार्ट करते हो। जहां तक मैंने आपको पिछला बताया था, यहां से आपको स्टार्ट करना है। ये केवल आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब इसमें अपन आगे देखते हैं कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो डियर स्टूडेंट, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, जिसमें पहला कारक होता है प्राकृतिक कारक। क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्राकृतिक कारक। ठीक है, और दूसरा इसमें होता है कृत्रिम कारक। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? कृत्रिम कारक। ठीक है, अगर अपन बात करें प्राकृतिक कारक क्या होते हैं, कि ऐसे कारक जो प्रकृति से प्रदत्त होते हैं, यानी जिनका हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन कारकों को अपन बोलते हैं प्राकृतिक कारक। कृत्रिम कारक जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, या हमारे द्वारा रोका जा सकता है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कृत्रिम कारक बोलते हैं। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे इसमें प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक में पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं, वो है हमारा कौन सा है डियर स्टूडेंट? पैतृक पदार्थ। पहला कौन सा है आपका? पैतृक पदार्थ। अगर अपन बात करें पैतृक पदार्थ के बारे में, तो पैतृक पदार्थ किस प्रकार प्रभावित करता है कि ये जो मृदा जो होती है, मृदा जो उर्वरता होती है, वो किस पर निर्भर करती है? पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? जैसे कि आप जनरली जानते हो, जैसे कि एक माता पिता जो होते हैं, उनके बच्चे सेम अपने माता पिता को जाते हैं, यानी जो पेरेंटल होते हैं, यानी जो पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे उनके समान होते हैं। ठीक है, यानी माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। कुछ भिन्नताएं जरूर होती है, वरना ज्यादा समानता उनमें होती है। ठीक इसी प्रकार इसमें होता है, यानी जो पेरेंटल जो प्लांट होते हैं, उनमें यदि पोषक तत्वों की मात्रा क्या है? अधिक है, यानी जो पेरेंटल जिनसे इनका निर्माण हुआ है, उनमें यदि पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, तो मृदा की उर्वरता क्या होगी? अधिक होगी। और यदि उनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या है? कम है, तो मृदा की उर्वरता क्या होगी? कम होगी। यानी अपन एक संक्षिप्त लाइन में ये बोल सकते हैं कि मृदा की जो उर्वरता है वो निर्भर करेगी उसके पैतृक पदार्थ से। पैतृक पदार्थ किसे बोलेंगे? जिस पदार्थ से वो प्राप्त हुआ है, उसे पैतृक पदार्थ अपन बोलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए इधर, देखिए इसमें मैं क्या लिख सकता हूं कि मृदा उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। यदि पैतृक पदार्थ में पौधे पोषक तत्व अधिक है, यानी यदि उन पैतृक पदार्थ का जो पौधा है उसमें यदि पोषक तत्व अधिक है, तो उनसे निर्मित मृदा क्या होगी? उपजाऊ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्व अधिक है, तो उस पैतृक पदार्थ से जो मृदा बनेगी, उस मृदा की उर्वरता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए कि अम्लीय आगेन चट्टाने और बालू पत्थर के अपक्षय से, यानी इनके टूटने से किसका निर्माण होता है? बालू मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं?
पैतृक पदार्थ है इसके, किसके, इस बालू मिट्टी के, तो इनमें पोषक तत्व क्या होंगे, कम होंगे। इनमें पोषक तत्व क्या होंगे डियर स्टूडेंट, पोषक तत्व कम होंगे, और कम होने के कारण इस बालू रिक्ति की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगर अपन बात करें नेक्स्ट इसमें अवसादी चट्टान, इन अवसादी चट्टानों के अपक्षय से किसका निर्माण होता है, भारी मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भारी मृदा का निर्माण होता है। तो इससे जो मृदा बनती है उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। इससे जो मृदा बनती है उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो अवसादी चट्टाने हैं इनमें पोषक तत्व क्या होगा, अधिक होगा। पोषक तत्व क्या होंगे, अधिक होंगे। यानी पेरेंटल यानी पैतृक पदार्थ में यदि पोषक तत्व अधिक है तो उनसे जो मृदा का निर्माण होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो ये हमारा पहला कारक है पैतृक पदार्थ। अब अपन पढ़ते हैं इसमें सेकंड प्रकार। लेकिन अपना टॉपिक है जो प्रभावित करने वाला वो कौन सा है, स्थलाकृति। अब स्थलाकृति मृदा की ऊर्जा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, देखो इसको समझाने के लिए, जैसे कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि जो इस तरह से उबड़ खाबड़ वाले क्या होते हैं, ऊंचे टीले होते हैं इस तरह से, ठीक है, और एक जगह ऐसा होता है समतली मैदान। तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी क्या होता है, यहाँ से होता हुआ सीधा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, एक खड्डे में इकट्ठा हो जाता है। क्यों, कि ये ऊंचे नीचे स्थान है, उबड़ खाबड़ वाली स्थिति है, और कई जगह आप देखोगे बिल्कुल समतल है। तो यहाँ पर इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, ठीक है, और इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम इसलिए होगी कि जैसे पानी बारिश हो रही है तो पानी क्या करेगा, इसकी ऊपरी परत पर जो पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों को इस खड्डे में ले आएगा, यानी इसमें उन पानी के साथ वो पोषक तत्व इस खड्डे में एकत्रित हो जाएंगे। ये केस इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पोषक तत्व की कमी होगी, और पोषक तत्व की कमी हो गई तो ऊर्जा में भी क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर नहीं होती, पानी जाता है बिल्कुल समतल जाता है, यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है, यहाँ पोषक तत्व में कोई कमी नहीं आती है, इसलिए यहाँ की जो मृदा ऊर्जा है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अर्थात इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूं मैं इसमें कि पहाड़ी प्रदेशों एवं अन्य ऊंचे नीचे स्थानों की मृदा ऊर्जा मैदानी एवं समतल भूमि की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। जैसे कि मैंने बताया, तो ये कौन से स्थान हो गए, ऊंचे नीचे स्थान। ये ऊंचे नीचे स्थान हो गए, तो यहाँ पर किसकी कमी हो जाएगी, पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। जैसे बारिश होगी तो बारिश के साथ पोषक तत्व एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कमी हो गई, तो इसके कारण क्या होगी, यहाँ की ऊर्जा कम होगी। मैदानी और समतल जो वाले भाग है यहाँ की जो ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर पोषक तत्व में कमी नहीं आती है। अब अपन इसमें तीसरा देखते हैं, वो है मृदा आयु। तीसरा जो कारक है इसका वो क्या है, मृदा आयु। अगर अपन बात करें मृदा आयु किस प्रकार प्रभावित करती है, तो आपने जनरली देखा होगा जैसे 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 एज बढ़ती है वैसे वैसे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। आप इस चीज को खुद भी महसूस करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आपकी कार्य करने की क्षमता अधिक है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी कार्य करने की जो क्षमता है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मेरी कार्य करने की क्षमता ये है कि मैं 5-6 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जैसे ही एज, क्योंकि अभी क्या है, यंग एज है, जैसे ही एज कम होगी, जैसे एज ज्यादा होगी तो ज्यादा एज जिन कारण मेरे कार्य करने की जो क्षमता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक उसी प्रकार इसमें होता है मृदा में, कि जैसे जैसे मृदा की आयु बढ़ती है वैसे वैसे मृदा की ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। अब आप बात करोगे सर मृदा की आयु से मतलब क्या है, यानी जैसे जैसे मृदा पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे मृदा पुरानी होती जाती है वैसे वैसे मृदा की जो ऊर्जा है उसमें क्या आती है, कमी आती है। यानी सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकता हूं मैं क्या, कि पुरानी मृदा की अपेक्षा नवनिर्मित जो मृदा है उसमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इसमें मृदा आयु में, कि मृदा आयु के साथ साथ मृदा ऊर्जा में कमी आती जाती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे एज बढ़ती है किसकी, मृदा की, जैसे मृदा पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसमें मृदा की ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। अर्थात एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं, नवनिर्मित मृदाओं की अपेक्षा पुरानी मृदाओं में ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। क्यों, अब बात आती है सर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जैसे पुरानी मृदा होती है तो उसमें काफी फसलें उगाई जाती है, उसमें मृदा का क्षरण भी होता है, इससे क्या होता है उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। किसमें, पुरानी मृदाओं में। पुरानी मृदा जो होती है उसमें किसकी कमी आ जाती है, पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, और पोषक तत्व जब कम हो जाएंगे उसमें तो स्वाभाविक है उसकी मृदा की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसमें चौथा पॉइंट पर, चौथा पॉइंट आपका कौन सा है, यानी चौथा कौन सा कारक है आपका, जलवायु।
ठीक है। जलवायु के बारे में अगर अपन बात करें, जलवायु क्या होती है कि अपन देखते हैं प्रत्येक की जलवायु, प्रत्येक प्रदेश की जो जलवायु है अलग अलग होती है और अलग अलग प्रकार से वो प्रभावित करेगी। कई जगह क्या होता है कि बारिश बहुत तेज होती है। तेज बारिश के कारण क्या होता है कि ऊपरी परत पर, मृदा की ऊपरी परत पर जो पोषक तत्व होते हैं वो बहकर निचली मृदा की परत पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है मृदा की जो ऊपरी परत होती है वहां पर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके कारण वहां पर क्या, जो ऊपरी परत है उसमें किसकी कमी हो जाती है, मृदा की ऊर्जा की कमी हो जाती है। कई जगह वर्षा बहुत कम होती है, तो वर्षा कम होने के कारण भी, वर्षा कम होने के कारण भी क्या होती है, उसकी जो जलवायु है वो भी प्रभावित होती है। कैसे होती है प्रभावित, कि अगर वर्षा कम होगी तो उस मृदा के क्षारीय होने के ज्यादा चांसेज है, यानी मृदा ज्यादा क्षारीय हो सकती है। कई जगह क्या होता है कि जो मृदा होती है, जो वहां की जो जलवायु होती है वहां पर तेज हवाएं चलती है, शुष्क जलवायु होती है। तो उन शुष्क जलवायु के कारण क्या होता है, उन शुष्क जलवायु के कारण क्या होता है कि जो मृदा जो होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ऐसे 2 या 3 फैक्टर अपन लिख सकते हैं जलवायु में। देखिए डियर स्टूडेंट, जलवायु में क्या लिख सकता हूं कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व निचले संयंत्रों में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जब वर्षा ज्यादा होती है तो वर्षा के कारण वो क्या है, वो जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं ऊपरी परत पर, किस पे, उस मृदा पे, वो वर्षा कारण के निचली संयंत्र में चल जाते हैं, जिसके कारण जो उसकी ऊपरी परत होती है वहां पर पोषक तत्व की कमी आ जाती है। इसके कारण उसकी ऊपरी सतह की जो ऊर्जा वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक तो इस तरह से जलवायु प्रभावित होती है। दूसरा, कम वर्षा होने के कारण वहां पर भूमि में क्षारीय होने की संभावना होती है, यानी जहां पर जिन इलाकों में वर्षा बहुत कम होती है वहां की जो भूमि वो कैसी होती है, क्षारीय होने की संभावना होती है। वो भी आपकी किसको प्रभावित करती है, मृदा की ऊर्जा को प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया था कि अधिक तेज और सूक्ष्म वायु के कारण भी मृदा का क्षरण होता है, यानी तेज वायु चलती है तो उसके कारण क्या है, मृदा का कटाव होगा। कटाव कारण मृदा के साथ क्या हो जाएंगे, जो उसके पोषक तत्व है वो भी नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण उसकी ऊर्जा में कमी हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमने ये चौथा पढ़ा जलवायु, बिल्कुल सिंपल है। अपन पांचवा टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, जो कि अपना है क्या, मृदा की प्रोफाइल की गहराई। पांचवा पॉइंट कौन सा है डियर स्टूडेंट, मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा प्रोफाइल की गहराई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है कि जो मृदा है, ठीक है, मृदा की जो जड़ें जितनी नीचे तक गहराई पर होगी, जितनी गहराई में होगी, कहने का मतलब है जितनी गहराई के अंदर होगी, यानी जड़ें जो है वो जितनी गहराई में होगी, उसके जो आवश्यक पोषक तत्व है वो उसे अधिक मात्रा में मिलेगी। ठीक है, इसको एक संक्षिप्त डायग्राम की सहायता से मैं आपको, जैसे कि ये आपका हो गया यहाँ पे, जैसे ये कोई भूमि है, ठीक है, ये कोई हो गया प्लांट, ठीक है, ये हो गया इसका स्टेम और ये हो गई इसकी जड़ें, ये इसकी क्या होगी, जड़ें, ठीक है। ऐसे एक ये प्लांट है, ये इसका तना हो गया और इसकी जड़ें नीचे तक इस तरह से फैली हुई है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या देख रहे हो कि ये जो पादप है इसकी जो जड़ें केवल मृदा की ऊपरी परत तक है, केवल मृदा की ऊपरी परत, यानी पोषक तत्व ये मृदा की केवल ऊपरी परत तक ग्रहण करेगी। लेकिन जो सेकंड प्लांट में आप देखोगे जो जड़ें वो नीचे तक ज्यादा गहराई तक गई, यानी जड़ें जो नीचे तक फैली हुई है। इससे क्या होगा कि ये मृदा की पूरी जितनी भी परत है उन सभी परतों से पोषक तत्व, जल, इनका क्या करेगी, अवशोषण करेगी, इनका क्या करेगी, अवशोषण करेगी। तो किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इस जो गहराई में जो मृदा है, गहराई में जो जड़ें, इसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, और इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। इसकी ऊर्जा क्या होगी डियर स्टूडेंट, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि इसकी परत केवल, ये जो जड़ें हैं इसकी परत केवल ऊपरी परत तक है, इसकी जो जड़ें केवल ऊपरी परत तक है और ये इसकी जो जड़ें वो निचले तक है, यानी ये ज्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण ये वाला प्लांट करेगा, न कि ये। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं इसमें मैं, देखिए
गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, गहरी मृदा का मतलब जो अंदर गहराई तक, उथली मृदा जिसकी जड़ें केवल ऊपरी परत पर पाई जाती है। गहरी मृदाओं में पौधे की जो जड़ें वो अधिक गहराई से जाकर अच्छी प्रकार से फैली होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नीचे जाकर जो गहरी मृदा में प्लांट नीचे जाकर फैल जाती है, जिससे क्या है वो अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का, जल का अवशोषण करती है। लेकिन ऐसी स्थिति उथली मृदा के साथ नहीं होता है, क्योंकि उसकी जड़ें केवल मृदा की ऊपरी परत तक फैली होती है, जिसके कारण वो जो पादपों की जो वृद्धि वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाती। इसमें अपन अगला देखते हैं, अगला जो हमारा कारक है वो है मृदा की भौतिक स्थिति। अब बात करते हैं मृदा की भौतिक स्थिति किस प्रकार प्रभावित करती है। तो अपन जानते हैं कि मृदा की भौतिक स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें अधिक पैदावार हो सके, यानी उसमें पादप की जो वृद्धि है वो ठीक प्रकार से हो सके, और तथा जल और वायु का संचार भी पर्याप्त मात्रा में हो सके। भाई भौतिक स्थिति का होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि भौतिक स्थिति यदि मृदा की होगी तो उससे क्या होगा, उस पादप की, उस मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होगी, जीवाणु की क्रियाशीलता अधिक होगी, जीवांश जो पदार्थ है उनमें सड़ने गिरने की जो क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और मेन बात उनकी जड़ों का जो विकास है वो भी ठीक प्रकार से होगा। ये सब डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? मृदा की भौतिक स्थिति पर। किस पर डिपेंड करेगा? मृदा की भौतिक स्थिति पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो आपने देखा होगा जो बिलु मृदा जो होती है उसमें रंध्रावकाश, जो अंतरावकाश जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसके कारण उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। भाई सर रंध्रावकाश से किस प्रकार कम हो गई उसकी? क्योंकि जैसे ही रंध्रावकाश, जैसे बारिश होती है उन रंध्रावकाशों में से क्या जाता है, जल जाता है, तो इतने बड़े क्षेत्र होते हैं जिनमें से पोषक तत्व भी आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा कम होती है। लेकिन जो बारीक मिट्टी होती है उसमें रंध्रावकाश बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें से पोषक तत्व नहीं निकल पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसकी ऊर्जा बनी रहती है, उसकी ऊर्जा अधिक होती है। तो इसलिए मृदा की भौतिक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखता हूं मैं इसके बारे में। आपको मृदा की भौतिक स्थिति के बारे में बताया था कि किस प्रकार मृदा की भौतिक स्थिति प्रभावित करती है, कि मृदा की भौतिक स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें पौधे की अच्छी पैदावार हो, यानी अधिक, इस प्रकार इसका ढांचा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उसकी अधिक पैदावार हो सके। क्योंकि भौतिक स्थिति अच्छी होने से क्या क्या लाभ है कि उसकी जल धारण क्षमता, जीवाणु की क्रियाशीलता और जीवांश पदार्थों की सड़न क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं समझाऊं, बिलु मृदा की जो भौतिक स्थिति जो होती है वो अच्छी नहीं होती। अच्छी का मतलब क्या होते हैं, उसमें रंध्रावकाश बड़े होते हैं, जैसे बारिश होती है तो क्या होते हैं, जो पोषक तत्व है उन रंध्रावकाशों की सहायता से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण उसकी ऊर्जा कम होती है। अगर ठीक इसके विपरीत देखा जाए, बारीक कणों वाली जो मृदा होती है इसकी भौतिक स्थिति अच्छी होती है, अर्थात इसमें जो रंध्रावकाश होते हैं वो छोटे होते हैं और इसमें से पोषक तत्व आसानी से नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण इसकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा छठा कारक, मृदा की भौतिक स्थिति। हमारा सातवां कारक है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किस प्रकार प्रभावित करता है? हमने पहले भी पढ़ा है मृदा अपरदन के बारे में कि मिट्टी का जब कटाव होता है तो मृदा बाहर निकलती है, मृदा टूटती है। तो मृदा के साथ साथ क्या होता है कि मृदा के ऊपरी परत पर जो पोषक तत्व होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के कारण क्या हो जाती है, मृदा की जो ऊपरी परत होती है उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और कमी होने के कारण उसमें किसकी कमी हो जाएगी, मृदा ऊर्जा की कमी हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसके? देखिए मृदा अपरदन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मृदा कटाव से भूमि के साथ साथ पौधे के आवश्यक तत्व भी बह जाते हैं, जिससे मृदा की ऊर्जा में कमी हो जाती है। जैसे ही मैंने आपको बताया था, जैसे कि बारिश होती है, जो कटाव जब होता है तो भूमि के तत्व तो मृदा तो जाएगी, मिट्टी के साथ साथ क्या जाएगा, मिट्टी के ऊपरी परत पर जो पोषक तत्व होते हैं वो भी बहकर चले जाते हैं, जिसके कारण मृदा की ऊर्जा में कमी हो जाती है। ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। अब ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हमने ये देखा है कि भिन्न भिन्न जो मृदा होती है उनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। भाई कैसे? किसी मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी होती है, किसी मृदा में फास्फोरस पोषक तत्व की कमी होती है, और किसी मृदा में क्या होता है, एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, अर्थात उसमें फास्फोरस भी उपस्थित हो सकता है, नाइट्रोजन भी उपस्थित हो सकता है, यानी एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं।
तो मृदा की, जिसमें मृदा में उपस्थित यानी अधिक से अधिक यदि पोषक तत्व उपस्थित है तो उस मृदा की जो उर्वरता होगी वो अधिक होगी, और जिस मृदा में पोषक तत्व कम उपस्थित है उसकी उर्वरता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। देखिए, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की, विभिन्न प्रकार की मृदाओं में अंतर्निहित पोषक तत्वों की मात्रा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ मृदा में नाइट्रोजन तो कुछ में फास्फोरस की, तथा कुछ तत्वों में किसी विशेष तत्व की, कुछ मृदाओं में किसी विशेष तत्व की अधिकता पाई जाती है। अर्थात जिन मृदाओं में अंतर्निहित तत्वों की मात्रा अधिक होती है उनकी उर्वरता क्या होती है, उनकी उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी। उनकी उर्वरता क्या होगी, अधिक। तत्व यदि उनमें अधिक है, पोषक तत्व यदि उनमें अधिक है तो उनकी मृदा की उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको पढ़ाया है सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता, और उसको प्रभावित करने वाले मैंने आपको दो कारक बताए थे, एक प्राकृतिक कारक बताया था और एक आपको बताया था मैंने कृत्रिम कारक। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है प्राकृतिक कारक, और प्राकृतिक कारक कितने बताए मैंने आपको, 8 कारक बताए। प्रत्येक को मैंने संक्षिप्त में आपको समझाया है। तो आप क्या करोगे, प्रत्येक टॉपिक को आपको, जैसे मैंने इसको नोट्स के रूप में आपको लिखवाया है, तो आप अपनी कॉपी में इनको जिस तरीके से मैंने आपको नोट करवाया है उसी तरह से आपको कॉपी में अपने में नोट करना है, और साथ में इन चीजों को क्लियर करते चलना है, ताकि आपको जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपकी प्रत्येक चीज क्लियर होती जाएगी। इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बोला था, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन सभी को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको भी एग्रीकल्चर में हेल्प मिल सके, वो भी एग्रीकल्चर के इन चैप्टरों को क्लियर कर सके। ठीक है, और यही चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास। ओके।